माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोए। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, मैं एडवोकेट राजा चौधरी बोल रहा हूँ। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकर नामा। ये जो पंक्तियाँ वो भारतीय परंपरा के एक महान संत कबीरदास की है, लेकिन जो कुम्हार जातियों को लेकर के है उस पर अनेक व्यक्तियों ने अपना मत रखा है। मैं आज कांसी राम के उस भाषण का जिक्र करूंगा जिसमें वो कहते हैं कि आपकी जनसंख्या होते हुए भी आपकी प्रतिनिधि कम है। आप कहते हैं कि आपकी जनसंख्या 5 करोड़ है और आपका एक एमपी भी पार्लियामेंट में नहीं है। तो ये भाषण 8 जून 1986 यानी 8 जून 1986 की है, जो कि कानपुर में हुआ था। और उस समय जो मान्यवर कांसी राम जी थे वो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। और ये जो प्रजापति सम्मेलन हुआ था, प्रजापति महासम्मेलन, वो 12वां अधिवेशन हुआ था। उसमें मान्यवर कांसी राम को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था और उनमें उनका ये भाषण है। मैं आपको रेफरेंस के तहत बता देता हूँ कि जो माननीय कांसी राम साहेब के ऐतिहासिक भाषण का खंड 3 के पेज नंबर 187 से लेकर के 190 तक ये भाषण है, और वहाँ पे आप रेफरेंस के तहत देख सकते हैं, जिनमें वो कहते हैं कि भाषण की शुरुआत वो इस प्रकार से करते हैं। आर्थिक विकास भी उन्हीं का होता है जिनकी शासन प्रशासन में हिस्सेदारी व भागीदारी होती है। शासन प्रशासन में हिस्सा न होने से ही एक हक मारा जाता है और उत्थान की वास्तविक एवं व्यवहारिक योजनाएं नहीं बन पाती है। ये भाषण की शुरुआत में वो कहते हैं। और फिर कहते हैं कि प्रजापति समाज को संबोधित करते हुए मुझे कहा गया है, यह आपका 12वां सम्मेलन है। इसका मतलब है कि 11 बार पहले भी आप मिल चुके हैं। इस प्रकार के अधिवेशनों में सत्ताधीशों को ही बुलाने की परंपरा है और उन्हें ज्ञापन देकर उनसे कुछ मांग की जाती है, लेकिन आपने मुझे क्यों बुलाया है यह आप बेहतर जानते होंगे। हमारे साथ तो बात उल्टी है, मैं देने की बजाय आपसे कुछ अपेक्षाएं करता हूं। अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी भी जातिगत सम्मेलन होता है उसमें किसी सत्ताधीश पार्टी को बुलाया जाता है और उनसे कुछ मांग की जाती है, लेकिन मान्यवर कांसी राम जी आते ही कहते हैं, भाषण की शुरुआत में ही कहते हैं कि मैं आपको कुछ देने नहीं आया हूँ, आपसे कुछ अपेक्षा कर रहा हूँ और उस अपेक्षा पे आप खरे उतरिए। आपने प्रतिनिधि सम्मेलन में अपने समाज की वास्तविक स्थिति और समस्याओं पर गहराई से न सिर्फ विचार किया होगा बल्कि उसके निदान का रास्ता भी ढूंढा होगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी तरह ही हमारे समाज में 12 अन्य जातियाँ भी हैं और उनकी भी समस्याएं कुल मिलाकर आप जैसी ही हैं। इन जातियों में नाई, बाकी, लोहार, बढ़ई, धोबी, धानु, गररिया, दर्जी, मेहतर, माली आदि आते हैं। इन जातियों की आबादी हर जगह पाई जाती है पर थोड़ी संख्या में पाई जाती है। मुझे बताया गया है कि कुम्हारों की संख्या देश में 5 करोड़ है। अन्य जातियों के लोग भी इसी तरह बताते हैं। तो इस प्रकार तो सिर्फ इन्हीं जातियों की संख्या कुल आबादी के बराबर हो जाएगी, लेकिन मैं इसे नहीं मानता। मैं मानता हूं कि इन सभी जातियों को मिलाकर कुल आबादी का 10 से 12% बनता है और इस प्रकार इन जातियों के 60 से 70 सांसद तो होने ही चाहिए। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है कि कुम्हारों में पूरे देश में एक भी सांसद नहीं है और विधायक मात्र एक है। मैं समझता हूँ कि इस देश की सभी जातियों की कुल मिलाकर ऐसे ही दर्द भरी कहानी है। प्रजातंत्र में प्रजा की साथ तो होना ही चाहिए। प्रजापतियों की मर्जी के बिना तो कोई काम ही नहीं चलना चाहिए, लेकिन प्रजापतियों की दुर्गति देखकर तो मुझे रोना आ जाता है। मान्यवर कांसीराम के इस भाषण के बीच जोरदार तालियां बजती है और कांसीराम जिंदाबाद के नारे लगने लगते हैं। उल्लास लोग करने लगते हैं। इस प्रकार मान्यवर कांसीराम ने फिर बीच में टोकते हुए कहते हैं
तालियां बजाते हुए लोगों को समझाते हुए वो कहते हैं कि जब तक हम अपनी बातों को गंभीरता से सोच विचार कर आगे नहीं बढ़ते, अपने पैरों पर, अपने दिल दिमाग पर भरोसा नहीं करते, बात बनने वाला नहीं है। आपने अपने प्रतिनिधि सम्मेलन में इस विषय में अवश्य ही निर्णय लिए होंगे। मैं भी इधर आया हूँ तो कुछ सोच समझ कर ही आया हूँ। हम सब जानते हैं कि इस देश में सिर्फ आपका ही नहीं, हजारों जातियों का हजारों वर्षों से हिस्सा मारा जाता रहा है, और जब तक वे स्वयं उठकर अपने दिल दिमाग को बनाकर स्वयं उद्धार नहीं चाहते, पंडित जी कुछ करने वाला नहीं है। हम यह भी मानते हैं कि इस तरह की जातियों का अन्य कोई भी जाति अकेले अकेले कुछ नहीं कर सकती है। ऐसी सारी दुखी जातियों एवं उनके लोग मिलजुल कर अपने पैरों पर खड़े होकर सोच विचार करें, तभी कोई बात बन सकती है। लेकिन दुख की बात है कि बार बार ठुकराए जाने के बाद भी इन जातियों के नेताओं की आशा आज भी पंडित जी में ही बनी हुई है। ऐसी जातियों के नेता लोग बार बार धोखा खाने के बाद भी शासक से आशा लगाए बैठे हैं। इसमें हुक्मरान जातियों का क्या कसूर है? तो अब देखेंगे कि मान्यवर कांसीराम कैसे कहते हैं कि आप अपने प्रतिनिधि का हिस्सा पा सकते हैं। आपके नेता जो है अब भी वो वहाँ से आशा लगा बैठे हैं जहाँ से हमें आशा की कोई उम्मीद नहीं है। गालिब का वो शेर आपको याद होगा कि हमको उनसे है वफ़ा की उम्मीद जो नहीं जानते कि वफ़ा क्या है। फिर आगे वो कहते हैं कि देश में ब्राह्मणवादी ऊंच नीच की विचारधाराओं के अंतर्गत हजारों जातियों को हजारों वर्षों से एक दूसरे के ऊपर नीचे बनाकर दबाकर अधिकार विहीन बनाकर रखा गया है। हजारों वर्षों से इनके साथ धोखा हो रहा है, लेकिन वे इस धोखों को समझ नहीं पा रहे हैं। अब अगर हम आज़ादी के बाद भी इस स्थिति पर ध्यान दें तो हम देखते हैं कि चमार सबसे नीचे होते हुए भी आज पंख लगाकर उड़ रहा है। ऐसा अपने आप नहीं हुआ है। चमारों ने, उनके नेताओं ने और विशेषकर डॉक्टर अंबेडकर ने लंबे अर्थ तक संघर्ष करके उनके लिए अधिकार प्राप्त किए हैं। अब जो संघर्ष करना ही नहीं चाहते और पंडित जी के सहारे उनकी आस पर बैठे हुए हैं, उनकी तरक्की कैसे हो? लोगों को चमारों से सबक लेनी चाहिए। चमारों ने डॉक्टर अंबेडकर को अपना मसीहा माना तो आज वे पंडित जी के करीब पहुंच गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर मेहतर और भंगी से भी नीची जाति या महार जाति में पैदा हुए थे। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को अपनाकर चमार आगे बढ़ सकते हैं, तो मैं नहीं समझता कि अन्य जातियाँ के लोग क्यों नहीं बढ़ सकते हैं। एक बड़ा सवाल तो यही है कि आज के दिन में मैं और पूरा जो अम्बेडकर नामा है और डॉक्टर रतनलाल जब पूरे अम्बेडकर नामा के तहत डॉक्टर अम्बेडकर के स्पीसीज एंड राइटिंग को बता रहे थे, तो वही बात समझा रहे थे कि ये जो मॉडर्न फिनोमेना है, ये जो मॉडर्न इरा है, उस मॉडर्न इरा में जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में जो अपने आप को सम्मिलित करके उसमें अपनी प्रतिनिधि के हिस्से के सवाल को उठा करके या आर्थिक के हिस्सों के सवाल को उठा करके जो जातियाँ और जो नेताएँ जुड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं के समाज का विकास हो रहा है। दूसरा, आप देखेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर को जिन जिन जातियों ने और जिन जिन नेताओं ने अपनाया है, यानी दिल से अपनाया है, उसके समाज का और उसका ज़रूर उत्थान हुआ है। तो वही कांसीराम कहते हैं कि आज चमारों की स्थिति इतनी अच्छी इसलिए है क्योंकि वो शुरू से ही डॉक्टर अंबेडकर को माना और उनको मानने के बाद उनके बातों को अमल किया और आज वो अपने ऐसे मुकाम पे हैं जो बराबरी के हिस्से में बैठ सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि लेकिन अगर हम पंडित जी से पूछे बिना कोई काम नहीं करेंगे, इनकी इजाज़त के बिना नहीं करेंगे, उन्हीं से आशा लगाए बैठे रहेंगे, तो जब टिकट का नंबर आएगा तो पंडित जी आश्चर्य करेगा कि कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई को टिकट, वह कहेगा कि तुम गांव में मोहल्ले में अकेले हो, एक घर है, फिर जीतोगे कैसे? भाग जा यहाँ से और कभी भी टिकट के लिए मत आना। हाँ, सूअर पालना, मुर्गी पालना, भेड़ बकरी तक तो बात चल सकती है,
टिकट मांग कर तो तुम हाथी पर बैठने की बात कह रहे हो, लेकिन पंडित जी अपने बारे में यह नहीं सोचते कि गांव का काम तो एक पंडित से भी चल सकता है और कई गांव एक पंडित से काम चला सकते हैं, और हम चाहते हैं कि हम पंडित के बिना भी ही काम चलाना सीख ले। हमें तोड़ना और तोड़ते रहना पंडित जी का काम है, लेकिन अगर हम ब्राह्मणवाद से छुटकारा चाहते हैं तो वे सभी जातियों जो कमोबेश इससे दुखी है, उन्हें मिल बैठकर सोचना विचारना चाहिए, अपने दुख को दूर करने का रास्ता ढूंढना चाहिए। हम दुखी जन लोग हैं और सबके जब पंडित जी को हटा क्यों नहीं सकते, लेकिन कोई एक जाति या कुछ जाति मिलाकर ऐसा नहीं कर पाएंगे। सब दुखी जातियाँ आपस में मिलकर संघर्ष करेगी, तभी हमारी बात बनेगी। मान्यवर कांसीराम जो पूरे बहुजन की कल्पना किए थे, उसमें ये कहते हैं कि एक जातियाँ मिलकर के आप इतना शोषणकारी व्यवस्था को ख़त्म नहीं कर सकते, और अकेला कोई जाति अगर कहेगा कि हम अपना पूरा कल्याण कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं होने वाला है। आप ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, और ऑर्गेनाइज में थोड़े से आपको अपनी जो भी मांग है उसमें समझदारी करनी पड़ेगी, उसमें समझौता करना पड़ेगा, और तब जाके हम यूनाइट हो सकते हैं। भाषण का कुछ अंतिम अंश मैं आपको सुनाऊंगा, उसके बाद उसकी मॉडर्न रूपरेखा में क्या व्याख्या है, उसके बाद मैं इसका अंत करता हूँ। मेरी मान्यता है कि ब्राह्मणवाद से जो जातियाँ दुखी है उन्हें उससे मुक्ति के लिए ज़्यादा संघर्ष करना चाहिए, लेकिन शूद्रों में सभी दुखी जन पीड़ित है और वे आपस में किसी का हिस्सा मारे हुए नहीं हैं। जिनका भी हिस्सा मारा हुआ है वह पंडित जी हड़प बैठे हैं, लेकिन हमें आपस में एक दूसरे के प्रति भड़काते रहते हैं। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं आपका हिस्सा मारा गया है और आज भी मारा जा रहा है, तो आप यह भी जानते होंगे कि हिस्सा मारने का काम पंडित जी कर रहे हैं और इसके इशारे पर हो रहा है। तो फिर आप उससे निकलने के लिए संगठित होकर संघर्ष करें और पंडित जी के किसी बहकावे में ना आवे। इस कार्यक्रम का आयोजन में हनुराम जी उत्तर प्रदेश प्रजापति के अध्यक्ष थे, राम किशोर मुनि, देवकी नंदन, मुंशी राम कष्टवाले, माता प्रसाद, मदन लाल, प्रेमदास, जयराम सिंह, देवीलाल, डॉक्टर प्रहलाद और बद्री प्रसाद, शंकर लाल, राम देवी, सुशीला जी आदि वहाँ पे उपलब्ध थे। जगदीश प्रसाद जालौन ने 500 रुपये के नोटों की माला माननीय कांसीराम से स्वागत किया और राम रसिया प्रजापति ने स्वागत गीत पढ़ा। तो ये प्रजापति समाज में जो महासभा की जो बैठक थी उसमें मान्यवर कांसीराम बोल रहे थे। आप अगर पूरे इस फिनोमेना को जो मान्यवर कांसीराम को पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि अभी जो प्रजापति समाज की स्थिति है उसको हमें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में उसे आधुनिक व्यवस्था से जोड़ने की ज़रूरत है। उनके कार्य को, उनके स्किल को समझने की ज़रूरत है। जिनके अंदर में इतने शिल्पकार की जो कला है उन पे विश्वविद्यालयों में रिसर्च करने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये भारत ही, ये पुरातन, ये आधुनिक भारत के नहीं, ये पुरातन भारत के शिल्पकार जातियाँ हैं जिनके ऊपर हज़ारों रिसर्च अब तक हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी इन जातियों को लेकर के जो कार्यक्रम बनने चाहिए था, जो योजनाएं बननी चाहिए था, जो प्रतिनिधि मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। मान्यवर कांसीराम के इस भाषण से यही मिलता है। जो प्रतिनिधि का सवाल है और प्रतिनिधि के सवाल में जो राजनीतिक एकता का सवाल है उसे फिर से कायम करने की ज़रूरत है, और एक प्लानिंग के तहत, एक राजनीतिक प्लानिंग के तहत अपने अधिकार को एजिटेट करने की ज़रूरत है। आज के अम्बेडकरनामा में इतना ही। अम्बेडकरनामा का ये जो कांसीराम एपिसोड है, कांसीराम के उन भाषणों को आपके बीच में पहुंचाया जा रहा है जो भाषण आप सुने नहीं होंगे या आप सुने होंगे, और उन भाषणों को आज के समय में क्या महत्व है, आज उनका क्या मायने हैं। तो आज इतना ही। आप लगातार अम्बेडकरनामा देखते रहिए। शुक्रिया।